ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दूसरे चरण के लिए लगातार मतदान जारी है। बता दें मध्य प्रदेश में 3 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो आपको बता देते हैं 40.50% मतदान हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ में इसके तहत 3 बजे तक 63.92% मतदान हुआ है। एमपी के होशंगाबाद में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और छत्तीसगढ़ के कांकेर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो कांकेर में 67.50% वोटिंग हुई है, छत्तीसगढ़ में 53.09%। और कांकेर की बात करते हैं तो 60.15%, महासमुंद में 52.06%, राजनांदगांव में 47.82%। मध्य प्रदेश की वोटिंग प्रतिशत की बात करते हैं, दमोह में 37.57%, होशंगाबाद में 45.71%, खजुराहो में 37.89%। तो देखिए रीवा की भी बात कर लेते हैं। रीवा में 31.85% और सत्ता की बात करें जहां त्रिकोणीय मुकाबला है और कुछ भी हो सकता है क्योंकि मार्जिन की बात की जा रही है तो इधर से उधर हो सकता है। बसपा कांग्रेस बीजेपी में टक्कर देखी जा रही है। 40.83% मतदान हुआ है यहां पर 3 बजे तक। टीकमगढ़ की बात कर लेते हैं तो 40.21% मतदान हुआ है। लगातार ताजा अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीट्स पर जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो हमने आपको बताया। छत्तीसगढ़ में भी लगातार जो मतदान की तस्वीरें हैं वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं और 3 बजे तक का ये जो मतदान प्रतिशत था वो हमने आपसे साझा किया है। सुबह से पल पल की अपडेट्स जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे साझा कर रहा है। मध्य प्रदेश में 6 सीट्स की बात कर ले तो जहां खजुराहो की बात करें तो लंबे वक्त से बीजेपी का दबदबा, हालांकि ये 6 सीट्स जो है बीजेपी के कब्जे में। और अब छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग प्रतिशत है, कुछ जगहों पर वोटिंग 3 बजे तक रुक गई है क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, जिसके करके वहां पर वोटिंग 3 बजे तक ही हुई है। हालांकि लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि दूसरे फेज के लिए जो प्रचार हुआ है वो जोरों से हुआ है। और ऐसे में पहले फेज को कंपेयर किया जाए तो साफ कहा जा रहा है, जो राजनीतिक पंडित है उनका ये कहना कि लोगों को जागरूकता मिली है और इस बार दूसरे फेज के लिए जोरों से प्रचार हुआ है, जिसकी वजह से लोगों ने यहां पर बढ़ चढ़कर मतदान किया है। उसके तरह अगर हम एमपी में बात करें तो वोटिंग प्रतिशत अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि आगे धीरे धीरे जो वक्त बढ़ाया गया है उसकी वजह से मतदान प्रतिशत बढ़ भी सकता है। तो अवधेश जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वहीं दिनेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और दोनों से हम बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर कि दोनों जगह मतदान को कैसे देखते हैं और प्रत्याशियों की टक्कर को कैसे देखते हैं। पहले मैं अवधेश जी आपके पास आना चाहूंगी। पहले तो दोनों का स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अवधेश जी, हम सुबह से लगातार दर्शकों से वहां कवरेज साझा कर रहे हैं, वोटिंग प्रतिशत साझा कर रहे हैं, लेकिन एमपी और छत्तीसगढ़ का अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो वोटिंग प्रतिशत आगे पीछे हो रहा है। लेकिन इस बार फर्स्ट फेज और सेकंड फेज को कंपेयर करना चाहे वोटिंग प्रतिशत को लेकर, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि पहले फेज में वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा है। हाँ, पहले फेज में जो है सो वोटिंग परसेंटेज जो है सो कुछ कम रहा है, काफ़ी ज़्यादा कम नहीं। छत्तीसगढ़ के साथ ये सबसे अच्छी खासियत है कि आप देखेंगे कि ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, काफ़ी इनएसेसिबल एरियाज़ हैं, उसके नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। उसके बाद भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो अगर आप मेट्रो से तुलना कर लें, इवन की मतलब कई सारे राजधानियों से भी तुलना कर ले तो काफ़ी अच्छा वोटिंग परसेंटेज छत्तीसगढ़ में रहता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों में जो कॉन्टिन्यूसली जागरूकता आया है विभिन्न प्रकार के माध्यमों में वोट को लेकर जो खबरें प्रसारित की गई उससे लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। और यहाँ पर जो एक बड़ा सा मसला रहता है किसान को लेकर, बोनस को लेकर, धान को लेकर, तो ये और उसके बाद महिलाओं का जो मुद्दा लगातार आते जा रहा है, तो ये सारी ऐसी चीज़ है
कि जिसमें जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो है सो प्रभाव देखा गया, इसलिए कहीं ना कहीं झुकाव जो है सो लोगों का मतदान के प्रति गया है। और देखेंगे कि अर्बन एरियाज की तुलना में रूरल एरियाज में पहले भी अच्छा वोटिंग परसेंटेज आता था और इस बार भी अच्छा रहा है। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। दिनेश जी, आपसे भी मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की सीट्स को लेकर बात करें। अभी छत्तीसगढ़ से वोटिंग प्रतिशत तो वहां पर कम ही है, लेकिन प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। और कांग्रेस बीजेपी की तो कड़ी टक्कर है ही, लेकिन सतना की बात करें जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, और भी जगहों की रीवा की हम बात कर लें या फिर अन्य जगहों की बात कर लें, खजुराहो जो कि सेकेंड फेज की सबसे हॉट सीट कही जा रही है, क्या कहिएगा? देखिए, ये पोलिंग परसेंटेज है वो त्रिकोणीय मुकाबले के बाद भी कम है, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है। अब देखिए, जो रीवा और सतना का जिक्र करें तो वो तो बहुजन समाजवादी पार्टी के वहां दोनों कैंडिडेट हैं दोनों जगह पर, और वहां बहुजन समाजवादी पार्टी का अच्छा वोट बैंक है, इसके बावजूद पोलिंग परसेंटेज कम है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की ये कह सकते हैं कि जो चुनाव को लेकर जो माहौल होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फेज में भी मध्य प्रदेश में चुनाव जो पोलिंग परसेंटेज है वो कम रहा था, तो जो माहौल होना चाहिए, लोगों में जो उत्साह होना चाहिए वो नहीं है। उत्साह की कमी कहीं ना कहीं ये मुद्दों के कारण है। एक जो नैरेटिव तैयार कर दिया है कि तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बन रही है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हो सकता है कि वोटर सोच रहा हो कि जब सरकार बनी रही है तो हमारा वोट देने से हमको नहीं भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोच भी उसमें कहीं ना कहीं हो सकती है, क्योंकि आप 2014 और 19 का चुनाव देखेंगे तो एक बदलाव के लिए वोटर बाहर निकला था। तो इस वक्त हो सकता है कि वो ये मान रहा हो कि यथास्थिति रहने वाली है, तो वो बाहर नहीं निकला होगा। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि लो जो पोल हुआ है इसमें ये हार जीत का मार्जिन कम रहता है, तो निश्चित तौर पर एक खतरे की स्थिति बनी रहती है। सतना में तो बहुजन समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, रीवा में भी जीत चुकी है, खजुराहो में भले ही कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन वोटर का मूड पता नहीं होता कब वोटर क्या कर दे। कि जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नहीं है, इसके बावजूद वोटर एक ऐसे कैंडिडेट को वोट देने चला जाए जिसकी कोई अपील नहीं है, तो वोटर अपने तरीके से काम करता है। होशंगाबाद में पोलिंग परसेंटेज कंपैरेटिव बेहतर है, टीकमगढ़ में भी थोड़ा सा बेहतर है इन दोनों की तुलना में, लेकिन जो बिंद की स्थिति है वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। और बुंदेलखंड में जो स्थिति है वो अभी भी आप देखिए कि वहां एकदम जो एक तरफा जो चीजें होना चाहिए पोलिंग में दिखनी चाहिए, क्योंकि वो दिख नहीं रही है। आप टीकमगढ़ में के साथ साथ दमोह में भी आप देखेंगे वहां दो लोधियों के बीच मुकाबला है, तो भी पोलिंग होना चाहिए, वो भी नहीं हो रही है। तो जो स्थिति ये बताती है कि कहीं ना कहीं एक कोई मुद्दे की कमी है या कैंडिडेट लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाया है, जिसके कारण वो वोट डालने कम निकल रहा है। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ। उमेश जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ में। स्वागत है आपका ZMPCG पर। और मेरा सवाल ये कि अगर हम पिछले बार के चुनावों को देख लें तो ज़्यादा अंतर हम कह नहीं सकते। कांकेर सीट की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर 6000 का कुछ मार्जिन रहा था, और अन्य सीट्स की क्योंकि 3 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, तो कैसे इस मार्जिन को बढ़ाइएगा? ये जो डिफरेंस है कैसे कम, इसको कैसे बढ़ाइएगा कि आपके पक्ष में जनता वोट ज्यादा करे, या फिर क्या उम्मीद की जा रही है? इस बार जो मतदान हो रहा है, जनता बहुत समझदार हो गई है, मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जनता बहुत सोच समझ करके पूरी समझदारी से अपने मतों का प्रयोग करती है, अपने मताधिकार का प्रयोग करती है। और छत्तीसगढ़ की जनता बड़ी प्रबुद्ध है। आपने कांकेर का जिक्र किया और बाकी के 2 लोकसभा का जिक्र किया, पिछले बार के चुनाव से आपने तुलना की। देखिए, पिछले बार के लोकसभा के चुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के लिए विपरीत परिस्थितियां थी छत्तीसगढ़ के अंदर में। जिस कांकेर की आप बात कर रहे हैं, उस कांकेर के आसपास के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। पूरे बस्तर के अंदर में कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। वहां से हमने जनता का विश्वास वापस कायम करने का प्रयास किया, और 23 के अंदर में जो परिणाम निकल कर के आए वो हमारे लिए सकारात्मक है। और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जनता का, कांकेर और बस्तर की जनता का हमने विश्वास वापस कायम किया है। और जिस प्रकार के अभी परिस्थितियां हैं विधानसभा के लिहाज से, हमारे जनप्रतिनिधियों के लिहाज से, वो हमारे पक्ष में है। और जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया शुरुआती 90-100 दिनों के अंदर में, जो हमको अवसर मिला मोदी जी की गारंटी पूरी करने का जो अवसर मिला, चाहे महतारी वंदन का विषय हो, चाहे किसानों का बोनस देने का विषय हो, 31 रुपए देने का विषय हो, तेंदुपत्ता संग्राहकों के बोनस का विषय हो, चरण
पादुका का विषय हो, ऐसे तमाम गारंटियों को हमने पूरा करने का काम किया है। इसलिए वो विश्वास जो जनता का जागा है वो और प्रगाढ़ हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का जो सकारात्मक प्रतिसाद प्रचार के दरमियान हमको मिलता रहा है, उससे मैं कह सकता हूं कि जनता आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए, मतदान करने के लिए बढ़ चढ़ करके निकल रही है। जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं, राजनांदगांव की बात करूं या फिर महासमुंद की बात करूं, तो जिस प्रकार के बीते 5 वर्षों के अंदर में हालात रहे, किस प्रकार के ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति को ना सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है बल्कि झेला भी है। किस प्रकार से कवर्धा के अंदर में भगवा ध्वज का अपमान होता है, कोई सुध लेने वाला नहीं रहता। किस प्रकार के अंदर में बीरनपुर के अंदर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है और बेरहमी से हत्या का मामला वहां से निकल करके आता है भुवनेश्वर साहू का, वहां भी कोई सुध लेने वाला नजर नहीं आता। और उसके बाद जिस प्रकार से बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र के अंदर में, कांकेर जैसे क्षेत्र के अंदर में धर्मांतरण के मामले लगातार निकल करके आते हैं और कांग्रेस की सरकार मुख्य दर्शक बनी रहती है। तमाम भ्रष्टाचार के मामले निकल करके आए, विकास को बाधित करने का प्रयास किया गया। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से राजनांदगांव के साथ दोहरा व्यवहार किया, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया और पूरे राजनांदगांव क्षेत्र के विकास को बाधित करने का काम किया, तो छत्तीसगढ़ की जनता, राजनांदगांव की जनता और तमाम लोकसभा क्षेत्र की जनता इन तमाम विषयों को बहुत गंभीरता से देख रही है। विषयों की बात तो कांग्रेस भी लगातार करती रही है। और चलिए मैं उमेश जी लौटती हूँ, हमारे साथ एमपी बीजेपी से नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका सीएमपी-सीजी पर। नेहा जी, हम सतना रीवा को लेकर बात कर रहे हैं, हालांकि बातचीत तो हम 6 सीटों की कर रहे हैं क्योंकि आज 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। और खजुराहो को लेकर बात करें तो बीजेपी का दबदबा लंबे वक्त से, हालांकि 6 सीटों पर बीजेपी का ही दबदबा। रीवा और सतना, जिनमें सतना पर त्रिकोणीय मुकाबला और रीवा की बात कही जा रही है, तो सतना में ये जो बीएसपी को लेकर असमंजस की स्थिति है, अगर वोटिंग प्रतिशत है तो किस तरह से आप उसको देखती है, वो जवाब मैं आपसे लूंगी, जवाब दीजिएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, एमपी में वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है अब तक की। वोटिंग परसेंटेज लगातार हम साझा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के प्रयासों के बाद भी यहां वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। अभी हमने आपसे 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज साझा किया था, उसको देखते हुए भी यही लग रहा है कि जागरूकता जो फैलाने की कोशिश की गई थी, शायद वो काम नहीं कर पाई है। मध्य प्रदेश में वोटिंग को लेकर जनता में काफी उत्साह कम नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों, ये जनता ही बता पाएगी। दोपहर तक पिछले साल के मुकाबले मतदान काफी कम रहा है, 4% ये मतदान कम हुआ है। अनुपम राजन की ओर से ये पुष्टि भी कर दी गई है। शाम तक वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन ये बढ़ेगा या नहीं ये देखना बाकी है, क्योंकि पहले फेज का जो वोटिंग हुआ था वो भी कम रहा था और अभी तक जो 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आया उसके अनुसार साफ नजर आया है कि वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा बातचीत करते हैं। सर, अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि जो पिछली बार वोटिंग था उससे अभी कम वोटिंग हुआ है? हाँ, जो 2019 में 1 बजे तक वोटिंग थी उससे कम हुई है। 2019 में इस समय तक 42.86% वोटिंग हुई थी और अभी 38.96 है, लगभग 4% वोटिंग कम हुई है। लेकिन उम्मीद है कि अब आने वाले समय में शाम तक वोटिंग परसेंटेज में सुधार होगा। पिछली बार टोटल वोटिंग 67% हुई थी इस फेज में 6 संसदीय क्षेत्रों के लिए। उम्मीद है कि उतना या उससे ज़्यादा वोटिंग होगी। पहले फेज में वोटिंग परसेंटेज कम रहा और अब तक का जो रुझान है अभी भी वोटिंग परसेंटेज पहले के मुकाबले कम है, इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? ये बहुत सारे कारण हैं, इसको पिन पॉइंट करना बड़ा कठिन है कि क्या कारण रहा है, लेकिन गर्मी का मौसम है, शादियाँ रही हैं और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण मतदाता वोट तक कम आए पहले चरण में। अभी सेकंड फेज में समय बचा हुआ है, तो उम्मीद है कि मतदाता अब इसके बाद 1 बजे के बाद, खास करके महिला मतदाता नॉर्मली फर्स्ट सेकंड हाफ में अच्छी वोटिंग करते हैं, तो हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि इस बार सेकंड फेज में वोटिंग अच्छी होगी। जो हम अखबारों में और टीवी पे देख रहे हैं उन्होंने भी आग्रह किया है मतदाताओं से कि वो बाहर आएँ और वोट करें। उम्मीद है कि वोटिंग परसेंटेज बेहतर होगा। 6 लोकसभा सीटों पर क्या कहीं कुछ विवाद की स्थिति या सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है? ये मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण हो रहा है। सभी 12,828 मतदान केंद्रों पे मतदान शांतिपूर्वक आज सुबह से चल रहा है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना की या कोई अप्रिय स्थिति की खबर नहीं है। तो इस सभी संसाधनों का, सभी प्रकार के उपाय का प्रयोग करते हुए ये सुनिश्चित करते हैं कि मतदान जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो।
मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो, ये पूरी कोशिश रहती है। और अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है, हालांकि पिछली बार से कम है, लेकिन आयोग को ये उम्मीद है कि शाम तक, यानी कि वोटिंग खत्म होने के पहले तक या वोटिंग खत्म होने के बाद तक वोटिंग परसेंटेज पहले से बेहतर हो सकता है। अलग अलग कोशिश मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किया गया है। बीएलओ के माध्यम से जो मतदाता पर्चियां हैं वो घर घर तक पहुंचाई गई हैं और मतदाताओं को बूथ तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की गई है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो देखिए, वोटिंग प्रतिशत कम जरूर रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हमारी जो आधी आबादी है वो दोपहर बाद ही मतदान के लिए निकलती है और शाम तक हो सकता है ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाए, क्योंकि 2019 के कंपैरिजन में इस बार मतदान अब तक का कम हुआ है। फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और एक और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस महासचिव रवि सक्सेना जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका जी एमपीसीजी पर। नेहा जी, सवाल मेरा आपसे था सतना और रीवा को लेकर। सतना में जो त्रिकोणीय मुकाबला है काफी दिक्कतें बढ़ा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे जनता के समक्ष रहती है और जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उस पर सतत रूप से काम किया है। तो जो चुनावी मेंढक हैं या जो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आते हैं, जनता उन्हें स्वीकार नहीं करती है। मध्य प्रदेश में ये हम लंबे समय से देख रहे हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, और इस बार तो मोदी जी की गारंटी है, चाहे देश का विकास हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे सनातन का परचम हो, चाहे विश्व में भारत की साख हो। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि ये कहीं टक्कर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार केंद्र में लाने के लिए जनता बाहर आकर वोट करेगी। और मैं आपके जीएमपीसीजी के सभी दर्शकों से, सभी इन सेकेंड फेज के वोटर्स से अपील करना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक वोट नहीं किया है, लोकतंत्र के इस महापर्व में बाहर निकलकर अपनी आहुति जरूर दें और राष्ट्रहित के लिए विकास वाली एक सरकार को चुनें। निश्चित तौर पर, और हम भी यही अपील कर रहे हैं मतदाताओं से कि अगर अभी तक आपने मतदान नहीं किया है तो अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मत अधिकार का उपयोग करें। अब मैं रवि जी आपके पास आना चाहूंगी। हम दूसरे फेज का मतदान देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा मतदान हो रहा है और कांकेर के कुछ विधानसभा सीट से जहां पर मतदान थम गया 3 बजे, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है तो वहां पर मतदान 3 बजे तक ही होना था। लेकिन कैसे देखते हैं तीनों सीट्स को? कड़ा मुकाबला हम देख रहे हैं। राजनांदगांव में आपने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो तस्वीरें भी लगातार सामने आई हैं। हम आपके पास लौटेंगे। रुपेश हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, तस्वीरें दिखाएगा जरा। हेलो। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त पेंड्री कला, जो कि खैरागढ़ के पास है, वहां जा रहे हैं और सुबह से सबसे पहले राजनांदगांव गए। राजनांदगांव के बाद डोंगरगढ़, डोंगरगांव, तमाम जिलों में गए, तमाम जगहों पर गए और तमाम जगहों पर जो मतदान चल रहा है उसका जायजा लिया। हालांकि जिस जगह पहुंचे हैं वहां पे करीब करीब अभी इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पेंड्री कला का ये बूथ है जहां पर भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं और भूपेश बघेल जायजा ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। इससे पहले भूपेश बघेल ने बताया कि किस तरह से उनको एक मतदान केंद्र में घुसने नहीं दिया गया और इसको लेकर के उन्होंने शिकायत की है। तो ये भूपेश बघेल जा रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस के स्थानीय लोग हैं और अलग अलग जगहों पर हर बूथ में जा रहे हैं। इसके बाद फिर गंडई जाएंगे, गंडई के बाद कवर्धा जाने का इनका प्रोग्राम है। भूपेश जी, आगे क्या अभी जा रहे हैं गंडई और कवर्धा भी? हाँ, खैरागढ़ सुबह खैरागढ़ जाएंगे। खैरागढ़ के बाद लगातार दौरे कर रहे हैं और दौरे करते हुए लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जो वोटर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जो चुनाव कराने वाले लोग हैं उनका जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से वोटिंग चल रही है, कहां पे किस तरह का रुझान है, तमाम चीजों को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। और उसके बाद जो उनका दावा है कि उनकी एक तरफा जीत हो रही है राजनांदगांव की सीट पर, उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा, इस संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में उनको लीड मिलेगी। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस महासचिव रवि सक्सेना जी लगातार बने हुए हैं। हम अपने मेहमानों से बातचीत लगातार कर रहे हैं। रवि सक्सेना जी, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि एक तरफा जीत हो रही है राजनांदगांव सीट पर, इतना अश्योरेंस कैसे?
नहीं, निश्चित रूप से आप अगर देखें तो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी बढ़त की स्थिति में है। और भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास, वो सबका नाश सबका विनाश बन चुका है। और आज हर जगह आप देखें तो त्राही त्राही मची हुई है, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी ने पूरे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। आज 47% जो है बेरोजगारी इस देश के अंदर बढ़ चुकी है। महिलाओं पे अत्याचार हो, चाहे उद्योग धंधों की बात हो, हर जगह त्राही त्राही मची हुई है। और निश्चित रूप से ऐसे समय में जबकि लगातार झूठ, प्रपंच, षड्यंत्र और अनर्गल प्रलाप किया जा रहा हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जी के साथ के द्वारा, तो निश्चित रूप से जनता अब जागरूक हो गई है, वो जाग गई है, वो समझ गई है कि इनका काम धाम से कुछ लेना देना नहीं है। 10 साल हो गए मोदी सरकार को आए हुए, आज भी वो शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू, मुसलमान और मंगलसूत्र इन पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप समझिए कितना बड़ा दिमाग का दिवालिया निकल चुका है। इनके पास बताने के लिए, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। दिनेश गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी 6 सीटों के समीकरण को लेकर, क्योंकि परसेंटेज अभी ज्यादा बढ़ा नहीं है एमपी में, और उम्मीद ये की जा रही है कि आधी आबादी जो है दोपहर बाद ही ज्यादातर वोट करने के लिए निकलती है। क्या लगता है आपको, वोटिंग परसेंटेज बढ़ पाएगा? नहीं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। वहां के मौसम पर निर्भर करता है, वहां क्या किस तरह मोबिलाइज करते हैं राजनीतिक दल, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि वहां के जो राजनीतिक समीकरण है वो जो है थोड़ा सा उलझे हुए समीकरण है। आप तो उसके कारण जब तक वोटर को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए मार्जिन तो एक खतरा है ही, कांग्रेस के लिए भी वहां चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो वो जब तक वोटर बाहर नहीं आएगा, वहां के जो समीकरण है, यदि आप सतना में देखेंगे कि 2 ओबीसी कैंडिडेट हैं बीजेपी कांग्रेस के, वहां एक ब्राह्मण कैंडिडेट बीएसपी का आने से तो इक्वेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। ब्राह्मण तो ये मानते हैं ना कि बीजेपी का वोटर है, तो वो किस पर फर्क डालेगा। सतना में बीएसपी चुनाव जीतती रही है, रीवा में वो जीत चुकी है, और रीवा में तो दोनों ब्राह्मण है और ओबीसी कैंडिडेट बीएसपी का, तो अलग तरह की स्थिति है। टीकमगढ़ एससी रिजर्व सीट है, कांग्रेस तो वहां कभी जीती नहीं जब से 2009। तो इसके लिए मैं हर बार, चूंकि मैं मुंबई में रहता हूं 1994 से, तो लगातार जब भी कभी लोकसभा के समय में या विधानसभा में, और हमने अपनी वोट गाडरवारा से, ये हमारा जन्म स्थान है, मूल स्थान है, तो हमने अपनी वोट कभी भी गाडरवारा से नहीं बदलवाई है। तो मैं कहीं भी रहता हूँ, मेरा प्रयास रहता है, और अभी तक गुरु कृपा से मेरे सारे के सारे प्रयास फलीभूत हुए हैं और मुझे वोट डालने का अवसर मिला है। आप एक मतदाताओं को अपील करना चाहते हैं? मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मत के अधिकार का कहीं पर भी हो इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, क्योंकि इससे आप अपने भविष्य, अपनी नियति, अपनी नीति का ही निर्माण करने वाले हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने यदि हमें स्वतंत्रता नाम का वरदान दिया है, तो इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने का और इसे पुष्पित, पल्लवित और प्रखर करने का जो दायित्व है वो हम लोगों के ऊपर ही जाता है। आप एक आइकन के रूप में देखे जाते हैं, क्या अभिनेता से नेता के अभिनय में आशुतोष राणा जी भविष्य में देखे जाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में मतदाता जो सड़क पे, आप नेता का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं होता जो सदन में बैठे हुए हैं। नेता का अर्थ होता है आगे चलने वाला, ताने रहने की जिसके अंदर क्षमता हो। तो चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, वो अपने परिवार का नेतृत्व कर रहा है, चाहे वो शिक्षक हो, वो अपने परिवार का नेतृत्व कर रहा है, समाज का नेतृत्व कर रहा है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि चाहे वो सड़क पे खड़े रहने वाला आम मतदाता हो, जैसे आशुतोष राणा है, वह भी नेता है, और सदन में बैठने वाले हुए जो मतदाताओं के द्वारा चुने गए वो व्यक्ति हों, वे भी नेता हैं। तो सड़क अगर जगी रही तो एक्टर आशुतोष राणा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने लोगों से अपील की कि आप मतदान जरूर कीजिएगा। दिनेश जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी खास मेहमानों से कहना चाहूंगे आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी चर्चा हम जारी रखेंगे। तो लोकतंत्र का महापर्व सेकंड फेज का मतदान चल रहा है और लगातार लोगों से वोट की अपील भी की जा रही है। जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी आपसे अपील करता है, अगर आपने अभी तक मतदान नहीं किया है तो घरों से बाहर निकले और अपने मत अधिकार का उपयोग करें। और ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।